जय हिंद मेरे साथियों। तो आज हम लोग जो है सत्ता के सारे जो चैप्टर इसको पूरा एंड करने वाले। एक ही वीडियो में जो आप लोग का यहाँ पे जो है चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में। तो इसलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले सत्ता की साझेदारी मतलब होता है क्या। देखिए ये जो डिफाइन है ना, ये हम आपको लास्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको सत्ता की साझेदारी मतलब होता है क्या। देखिए सत्ता मतलब हो गया पावर। क्या हो गया, पावर हो गया। पावर को क्या करना, साझेदारी मतलब शेयर करना। पावर को क्या करना, शेयर करना। इसी को कहते हैं सत्ता की साझेदारी। मतलब जो शक्ति अगर उसको हम लोग बांटेंगे, शक्ति को बांटेंगे तो क्या होगा ना, देश ग्रोथ करेगा, यानी कि शक्ति बढ़ेगा, ऐसा कह सकते हैं। ये सब शक्ति को बांटने से शक्ति कैसे बढ़ेगा, शक्ति तो घटेगा ना, बांटेंगे तो बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, आप लोग चैप्टर आगे बढ़िएगा तो समझ में आएगा। ठीक है, चलिए दो देश का कहानी समझते। सबसे पहले है ना यहाँ पे देखिए, हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे दो देशों की कहानी। कौन कौन सा देश का कहानी पढ़ने वाले देखिएगा इस चैप्टर में। हम लोग श्रीलंका और बेल्जियम की कहानी को पढ़ने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेल्जियम की कहानी पढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा जी, समझिएगा यहाँ पे होता क्या है ना जी। बेल्जियम की जाति संरचना समझना। देखिए बेल्जियम एक देश है। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है बोलेगा, ये यूरोप में पड़ता है। कहाँ पे ये देश पड़ता है तो बोलेगा सर ये यूरोप में है। यूरोप क्या एक महाद्वीप है ना, आपको पता है जैसे भारत एशिया महाद्वीप है, वैसे यूरोप एक महाद्वीप है। उस महाद्वीप का, यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है जिसका नाम क्या है, बेल्जियम। आप यहाँ देख सकते हो ये बहुत छोटा देश है। मतलब हरियाणा राज्य से भी छोटा। मतलब हमारे झारखंड या फिर हरियाणा, जैसे झारखंड एक राज्य है वैसे हरियाणा एक राज्य है। तो इंडिया के अंदर में एक छोटा सा राज्य है। बताइए, इंडिया के अंदर में एक छोटा सा राज्य जिसका नाम हरियाणा। तो हरियाणा से भी छोटा देश है ये बेल्जियम। सोचिए राज्य कहाँ देश। ठीक है, तो बेल्जियम बहुत छोटा सा देश है, आप समझ सकते हो, है ना। इतना छोटा, आप सोचिए हरियाणा से भी छोटा है। इसकी सीमाएं मतलब इसका बॉर्डर कौन कौन सा होता है, जैसे कि मान के चले भारत का जो बॉर्डर है वो श्रीलंका से आता है, पाकिस्तान से आता है ना। वैसे ही जो है आखिर इसका सीमाएं क्या है, इसका बॉर्डर कौन कौन सा है। बेल्जियम का जो बॉर्डर है आप ध्यान रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। बेल्जियम की सीमाएं जो है आप देखते हैं यहाँ पे फ्रांस है, नीदरलैंड है, जर्मन है और लग्जमबर्ग। ये याद कर लीजिएगा, ये बेल्जियम की सीमाएं पे आती है, बॉर्डर पे आती है। फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग, चारों नाम याद कर लीजिए, काफी इंपोर्टेंट है। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए इस छोटे से देश में जो जाति बनावट है ना बहुत जटिल है ना। यहाँ पे जो जाति बनावट है मतलब जो भाषा वाले लोग हैं ना वो काफी बिल्कुल अजीब तरह का, आप समझिए। देखिए समझ में आता है। यहाँ बेल्जियम है, बेल्जियम में जो सीमाएं आप समझ रहे हैं, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग है। ठीक है ना, छोटा सा देश है। कहाँ पे जी, हरियाणा से भी छोटा ये आपका यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा तो समझिए आखिर इसकी जो जातीय बनावट है वो जटिल कैसे, इसको समझिए। ठीक है, जातीय बनावट मतलब आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। देखिए सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे जो हमारा बेल्जियम है इसका कुल आबादी, उसका 59% जो है कहाँ पे रहता है बोलेगा, फिलीपींस में रहता है ना। मतलब पूरा बेल्जियम का जो लोग है ना वो ज्यादातर 59% लोग जो है कहाँ पे रहते हैं, फिलीपींस में रहते हैं। और कौन सा भाषा बोलते हैं, डच भाषा। यानी कि आप देखिए तो पूरा बेल्जियम में जो है 59% लोग जो है कौन सा भाषा बोले, बोलिए डच भाषा बोल रहे हैं ना। डच भाषा कितना परसेंट बोलिएगा, 59%। ठीक है, करेक्ट है, ये वाला बात याद रखिए, काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, शेष जो 40% बच गया वो बेलोनिया में रहते। कहाँ रहते हैं, बेलोनिया में। देखिए 59% लोग कहाँ रहते हैं, फिलीपींस में रहते हैं। और 40% लोग कहाँ रहते हैं, बेलोनिया में रहते हैं। कौन सा भाषा बोलते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं ना। डच भाषा जो लोग है बेल्जियम में, जो डच भाषा है वो 59% बोलते हैं। और जो फ्रेंच भाषा है कितने परसेंट लोग बोलते हैं बोलिएगा, फ्रेंच भाषा जो है 40% लोग बोलते हैं ना। तो बोलिएगा सर यहाँ पे 1% का तो घोपला है, 1% कहाँ गया। तो इसका जो 1% जो लोग है ना, वो शेष जो 1% बचा है वो जर्मन भाषा बोलते हैं। कौन भाषा बोलते हैं, जर्मन भाषा। यानी कि आपको समझ में आ गया, ये हमारा बेल्जियम है। कौन है जी, ये बेल्जियम है। यहाँ पे 3 प्रकार के भाषा बोले जाते हैं, एक होता है डच, एक होता है फ्रेंच और एक है आपका जर्मन। कौन सा है, जर्मन। तो आप देखेंगे तो जो डच भाषा है वो 59% लोग बोल रहे हैं। फ्रेंच भाषा जो है आपका 40% लोग बोल रहा है। और जो जर्मन भाषा है वो 1% लोग बोल रहे हैं। क्लियर है ये वाला बात बोलिएगा, एक बार अगर क्लियर है तो एक बार लाइक करिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हो जी। तो ये एक आपका यहाँ पे जातीय बनावट। देखिए सब लोग कैसे कैसे आप अलग अलग भाषा लोग बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे हमारा भारत में क्या है कि हिंदी सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं, उर्दू बहुत कम लोग बोलते हैं ना। ठीक है, वैसे बांग्ला भी बोलते हैं कुछ लोग मराठी भाषा बोलते हैं। तो सब लोग का भाषा अलग अलग है। ठीक है, हमारे झारखंड में भी है ना। ठीक है, भाषा अपना अलग है, तो करेक्ट है। तो ऐसा जो आप देख रहे हो है ना, तो वैसे यहाँ पे भी बेल्जियम में 59% लोग आपका डच भाषा बोलते हैं और 40% फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 1% जर्मन भाषा बोलते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे राजधानी ब्रुसेल्स है। देखिए आप याद रखिएगा बेल्जियम का राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में कहानी अलग है। ब्रुसेल्स में क्या है ना, 80% लोग जो है वो फ्रेंच भाषा बोल रहे हैं। मतलब आप समझिए कि पूरा जो बेल्जियम है वहां पे लोग जो है डच भाषा बोलते हैं। लेकिन ब्रुसेल्स एक राजधानी, जिससे भारत का राजधानी क्या है, दिल्ली। दिल्ली में कहानी अलग है,
वैसे यहाँ पे ब्रुसेल्स में कहानी अलग है। ब्रुसेल्स में क्या है कि 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच भाषा बोल रहे हैं, यानी कि आप पूरा बेल्जियम में देखिएगा तो डच भाषा ज्यादा बोलते हैं, लेकिन राजधानी में उल्टा है। राजधानी में कौन भाषा ज्यादा बोलता है? फ्रेंच भाषा, है ना। 80% लोग जो है फ्रेंच भाषा बोलते हैं राजधानी में, और 20% लोग ही जो है डच भाषा बोलते हैं ना। ये बेल्जियम का राजधानी है, जो कि ब्रुसेल्स से, याद रखिएगा नाम, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा यहाँ पे क्या है जी, तो अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक क्या होता है? जिसकी संख्या कम होती है, जिसकी संख्या कम होती है। तो आपको पता है यहाँ पे आप देखिएगा तो डच वाला 59% है और फ्रेंच वाला कितना परसेंट है बोलिएगा? 40% है। तो ये हो गया अल्पसंख्यक। कौन हो गया? अल्प, क्योंकि इसकी संख्या कम है, 40% ही है ना। तो जो अल्पसंख्यक फ्रेंच थे, तो इनके जो भाषी लोग जो थे ना, वो तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर थे। मतलब काफी ज्यादा अमीर था और काफी ज्यादा ताकतवर था, ठीक है ना। मतलब समझिए, जो जिसकी संख्या कम है, फ्रेंच वाला, है ना, वो काफी ज्यादा समृद्ध है और काफी ज्यादा ताकतवर है ना। आप ऐसे समझ सकते हो कि हमारे भारत में जैसे कि हिंदी लोग बोलते हैं और कुछ लोग मान के चलिए बंगला बोलते हैं, कुछ लोग बंगला बोलते हैं, हम ऐसा ले लेते हैं, ठीक है ना। मतलब आप लोग गुस्सा मत करिएगा, ठीक है ना। बस अब ऐसे हम एग्जाम्पल है नॉर्मल, है ना। एक कुछ लोग हिंदी बोल रहे हैं, कुछ लोग बांग्ला बोल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है ना कि हिंदी वाले लोग जो है मान के चलिए भारत में 70%, हम ऐसे आंकड़ा लेते हैं 70% है, और बांग्ला जो है मान लीजिए 30% है ना। तो हो क्या रहा है कि जो 30% जो लोग है ना, वो काफी ज्यादा क्या है, अमीर है, काफी ज्यादा ताकतवर है। और जो 70% लोग है ना हिंदी वाला, वो क्या है ना, कमजोर है, ताकतवर नहीं है, गरीब है, देश गरीब लोग है ये लोग, है ना। तो आप समझिएगा तो बोलेगा सर, है ना, जिसकी संख्या कम है वो अमीर है, तो क्या ये लोग गुस्सा नहीं होगा? बोलेगा अरे हम जितना ज्यादा है फिर भी हम गरीब है ना, ये लोग इतना कम है फिर भी अमीर है। होगा ना, अमीर गरीब में मतलब हो सकता है लड़ाई। तो यहाँ पे होगा क्या देखिएगा, तो आपको पता चल गया जो फ्रेंच था, जो कि जिसकी संख्या कम थी, वो काफी ज्यादा अमीर और काफी ज्यादा ताकतवर थे। तो होता क्या है कि जो डच भाषी लोग होते हैं इस स्थिति से नाराज होते हैं, तो गुस्सा आ जाता है उसको कि भाई ऐसा क्यों है, ठीक है, हम ज्यादा है तो मेरा, हम लोग अमीर होना चाहिए, ठीक है ना। इसके चलते आप देखते हैं कि 1950 से 1960 के दशक में क्या होता है, डच और फ्रेंच के बीच जो है क्या होता है, यहाँ पे तनाव बढ़ने लगता है, मतलब आपस में लड़ाई होने लगता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझ में आ जाए आगे आपको, मतलब डच भाषा लोग और फ्रेंच भाषा लोग आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे हुआ क्या क्या, वो लोग जो है लड़के, मतलब लड़ने में तो फायदा नहीं होता है ना, दोनों का जान ही जाता है। तो क्या होता है उसका कहानी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी हम लोग आ जाते हैं श्रीलंका में। श्रीलंका की कहानी समझिए, देखिए श्रीलंका में भी ठीक वैसा ही है, एक छोटा सा देश है, जो कि आप देखते हैं इसकी आबादी कितना है, 2 करोड़ है। कितना आबादी है? 2 करोड़, है ना, ठीक है। वैसे आपका बेल्जियम में भी 1 करोड़ के आसपास आबादी है ना। श्रीलंका में 2 करोड़ की आबादी है। ये कैसा बोलिएगा, एक द्वीपीय देश है। कौन सा देश है? द्वीपीय देश है, याद रखिएगा, है ना। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, और श्रीलंका की जो आबादी है वो, उसका भी जो है आप देखते हैं कि जाति समूह जो है के लोग हैं, अनेक अलग अलग जाति समूह के लोग हैं, जैसे कि आप यहाँ पे समझ सकते हो। देखिए बेल्जियम का आपको याद रखने का, डच भाषा है बेल्जियम में, फ्रेंच भाषा है और जर्मन भाषा है। कौन सा है? जर्मन भाषा। ये बेल्जियम का कहानी, इसको याद रखिएगा। ये आपका था 59%, ये आपका था 40% और ये था 1%, ठीक है, करेक्ट है। बट अब हम लोग श्रीलंका का बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हिसाब किताब देखिएगा। तो सबसे जो प्रमुख जाति समूह जो है सिंहली का था, मतलब सबसे ज्यादा, मतलब जैसे कि आप देखते हो कि बेल्जियम में क्या है ना कि डच भाषा ज्यादा बोलते हैं, वैसे जो है आपका श्रीलंका में क्या है ना कि सिंहली भाषा जो लोग है वो ज्यादा है। कितना परसेंट लोग है बोलेगा? 74%, ठीक है। 100 से सिंहली, 100 से 74, है ना, ठीक है। 74, 100 7 आ रहा है ना, 74 याद रखिए, सिंहली 74, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो आपका क्या है ना जी, जो तमिल है, तमिल का जो लोग है वो कितना है? 18%। तमिल भाषी लोग जो है कितना परसेंट है बोलिएगा? 18% है, ठीक है। तमिल जो है कितना परसेंट है? 18%। तो आपको समझ में आ गया कि सिंहली भाषा जो है, जो आपका यहाँ पे श्रीलंका में कितना परसेंट है? 74%। तमिल भाषा लोग जो 18% है। अब यहाँ पे भी देखिएगा तो इसका भी 2 हिसाब किताब बटा हुआ है, ठीक है ना। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। देखिएगा जो 13% जो लोग है ना, वो क्या है ना, वो हिंदू तमिल है। कौन सा तमिल है? सॉरी, हिंदू बोल रहे हैं। श्रीलंका का मूल तमिल है, मतलब श्रीलंका का मूल तमिल मतलब क्या होता है कि ये श्रीलंका में ही रहा है ना। मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि ये झारखंड का मूल निवासी है, वैसे ही श्रीलंका का ये मूल तमिल है, मतलब ये लोग श्रीलंका में ही इनका जन्म हुआ, इनका घर यहीं पे है ना। तो कितने परसेंट लोग है? 13% जो लोग है वो कौन सा तमिल है बोलेगा? आपका श्रीलंकीय तमिल है। बाद बाकी जो 5% लोग है वो हिंदुस्तान से, मतलब हमारे इंडिया से जो है गया हुआ है, तो इसको बोलते हैं हिंदुस्तानी तमिल। कौन, वो क्या बोलते हैं? हिंदुस्तानी तमिल। तो आपको ये याद रखने का है कि यहाँ पे देखिएगा तो श्रीलंका में 74% जो लोग है वो कौन सा भाषा बोलते हैं? सिंहली भाषा बोलते हैं। इसमें से जो आप देखते हैं कि जो आपका तमिल भाषा वाला जो है, इसके बाद वाला तमिल भाषा जो है 18% है। कितने परसेंट है? 18% है, ठीक है ना। मतलब 74 और 18 कितना हो गया?
तो बोलिएगा सर 8 4 12 का 2 हाथ बचेगा 1, आपका 7 है 8 1 9 मतलब 92 हो गया है ना, ठीक है कोई नहीं। अब यहाँ पे देख सकते हो जी बाद बाकी 8% छोड़ दिया गया यहाँ पे, ठीक है कोई नहीं। देखिए यहाँ पे तो 74% जो लोग हैं वो सीली बोलते हैं, और जो आपका 18% लोग हैं वो क्या बोलते हैं, तमिल बोलते हैं। बस इसमें जो 13% जो लोग हैं वो आपका श्रीलंका के मूल तमिल है, और बाद बाकी जो 5% है वो हिंदुस्तान से जो है श्रीलंका में गए हुए, तो इसलिए इसको हिंदुस्तानी तमिल बोलते हैं, ठीक है ना। अब आप देखिएगा तो जितने भी आप यहाँ पे ये बात काफी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा, जितने भी अधिकांश जो सेंली भाषा लोग हैं वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। कौन सा भाषा को मानते हैं, बौद्ध, यानी कि जो 74% जो सेंली तमिल है ना, मतलब सेंली भाषा जो बोलते हैं वो कौन से धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, ठीक है। बाद बाकी जो आपका यहाँ पे तमिल भाषा वाला लोग जो है ना वो हिंदू है तो कुछ मुसलमान है ना, कुछ लोग हिंदू है तो कुछ लोग मुसलमान है, ठीक है करेक्ट है। मतलब ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका सिंहली भाषा वाला है वो 74% है, और कौन से धर्म को मानता है तो बोलिएगा बौद्ध धर्म को मानता है। और जो आपका तमिल वाला है वो आपका 18%, कितना परसेंट है, 18% है, और उसमें से उसका जो धर्म है वो कुछ लोग हिंदू है तो कुछ लोग मुस्लिम है ना, याद रखिएगा। और यहाँ पे इसको 18% को 2 भागों में बांटा गया है, कुछ लोग जो है श्रीलंका का मूल निवासी है तो मूल तमिल श्रीलंका का, और 5% जो लोग है वो हिंदुस्तान से गए तो इसलिए इसको हिंदू तमिल बोलते, दोनों मिला के 18% हो गया ना, ये लोग तमिल भाषा ही बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखिएगा तो बोलिएगा ईसाई लोग का हिस्सा जो है 7% है, मतलब आप देखिएगा जो 8% जो बच रहा था ना वो आपका यहाँ पे 7% दिया हुआ, 1% छोड़ दिया गया, ठीक है कोई बात नहीं, चलिए कोई नहीं है ना। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जो 7% जो लोग है वो ईसाई लोग है, जो कि ईसाई धर्म को मानते हैं, और ये लोग सेंली और तमिल दोनों भाषा बोलते हैं, ठीक है, ये वाला कहानी खत्म हो गया, ठीक है। तो मेनली जनरली आपको याद रखने का है कौन सा, कि जो आपका तमिल भाषा है और सेंली भाषा है ना, तो तमिल भाषा जो है आप ध्यान रखिएगा, तमिल भाषा लोग कितना परसेंट बोल रहे हैं, 18%, सेंली 74% है ना। जो सेंली है, सेंली कितना परसेंट है बोलेगा 74%, और जो तमिल है ना, तमिल कितना है बोलेगा 18%, कितना परसेंट 18%। इसी में 18% में क्या हुआ है ना कि कुछ लोग आपका श्रीलंका का मूल निवासी है तो श्रीलंकी तमिल जो कि आपका 13% है, और हिंदू तमिल जो है यहाँ पे 5% है ना। ये लोग कौन सा, देखिए जो सेहली लोग है वो कौन से बौद्ध धर्म को मानते हैं, बट जो तमिल लोग है ना वो कुछ लोग हिंदू है तो कुछ लोग मुस्लिम है ना, ठीक है। और बाद बाकी जो 7% जो बच गया ना वो ईसाई धर्म को मानते हैं, जो कि सेहली और आपका तमिल दोनों भाषा बोलते हैं, ठीक है सही है। अब यहाँ पे देखिएगा बहुसंख्यकवाद क्या होता है, ठीक है इसको समझिए। देखिए बहुसंख्यकवाद काफी इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, बता दे रहे हैं, ठीक है यहाँ पे समझिएगा। बहुसंख्यकवाद एक ऐसी मान्यता है, ठीक है, ये एक ऐसा सोच है, इस बात पर जोर देती है, जो कि इस बात पर जोर देती है कि बहुसंख्यक समुदाय जो है अल्पसंख्यक समुदाय पे क्या कर सकती है, अल्पसंख्यक समुदाय पे की अवहेलना कर सकता है। अवहेलना करने का मतलब कि उसको दबा सकता है ना, अर्थात बहुसंख्यक जो समुदाय होता है वो अल्पसंख्यक समुदाय की इच्छा को नजरअंदाज कर सकता है। मतलब होता है क्या, बोलेगा कि भाई मेरा संख्या तो ज्यादा है, हम तो 74% है, तुम लोग जो है कितना परसेंट हो, तुम लोग बस 18% हो है ना, तो हम तुम्हारे बात को नहीं मानेंगे। तो जो अल्पसंख्यक पे जो है मतलब ये 18% कम है तो ये अल्पसंख्यक है, ये वाला जो है बहुसंख्यक 74%, तो अल्पसंख्यक पे क्या करेगा, बहुसंख्यक वाला अत्याचार करेगा, बोलेगा कि भाई हम ज्यादा है तो बस मेरा ही सब कुछ चलेगा यहाँ पे। देखिए होता क्या, श्रीलंका आजाद नहीं था, ठीक है, तो श्रीलंका आजाद हो जाता है, कब आजाद हो जाता है ध्यान रखिएगा, हमारे भारत से ठीक 1 साल बाद है ना। श्रीलंका कब आजाद होता है, भारत से ठीक 1 साल बाद, यानी कि श्रीलंका जो है 1948 में आजाद हो चुका था। जब श्रीलंका आजाद हुआ तो वो अपना अपना सरकार बनाएगा ना, तो श्रीलंका चूंकि आपको पता है कि जो सबसे ज्यादा था सेंली भाषा वाला था, सबसे ज्यादा कौन सा भाषा वाला था बोलेगा, सेंली भाषा वाला था, तो वो लोग क्या किया, अपना सरकार बना लिया है ना, बोला कि मेरा सरकार बनेगा, ठीक है कोई बात नहीं, ज्यादा हो तो भाई बनाओ सरकार, कोई दिक्कत नहीं। सिल्ली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। अब देखिए ये सरकार खुद का बना है तो नियम कानून लगाया गया था, तो क्या किया गया, बोला कि केवल यहाँ पे जो राजभाषा है वो कौन सा भाषा रहेगा, सिंहली रहेगा है ना। मतलब एग्जाम वगैरह दोगे कुछ भी होगा तो सिंहली भाषा में देना पड़ेगा, बोलना है तो सिंहली भाषा ही बोलोगे और कोई भाषा नहीं बोल सकते वहां पर। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरी में भी जो है सिंहली को प्राथमिकता देने लगी है ना। मतलब होता क्या कि स्कूल में जो पढ़ेगा वो सिंहली भाषा में पढ़ेगा, मतलब या फिर कोई टीचर वगैरह आएगा है ना, सरकारी नौकरी देंगे तो कौन सा भाषा वाला को देंगे, सिंहली भाषा वाला को, तमिल भाषा वाला को नहीं देंगे। ऐसा ये लोग मतलब कर रहा था, मनमानी कर रहा था, ठीक है। तो होता क्या देखिएगा, तमिल की मांग, अब तमिल लोग बोला कि भाई हमको मेरा कुछ डिमांड है, क्या डिमांड है, श्रीलंका तमिल ने जो मतलब श्रीलंका के जो तमिल थे उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, ठीक है, बोला हम अपना खुद का पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं भाई, क्योंकि मेरा बात मानी नहीं जो तुम लोग तो सब कुछ अपना ही कर लिया। बोला कि नौकरी नहीं देंगे, तमिल को नौकरी नहीं देंगे है ना, और बोला कि
विश्वविद्यालय में पढ़ने, स्कूल में पढ़ने जाना तो तमिल नहीं जा सकता है पढ़ने, केवल सिंहली भाषा वाला लोग जाएगा। और भाषा भी रख दिया, राजभाषा भी घोषित करे तो सिर्फ सिंहली को, तमिल का तो कोई वैल्यू नहीं। तो तमिल वाला क्या किया, खुद का राजनीतिक पार्टी बना ली, बोला कि हम लोग खुद का अपना नेता बन जाते हैं हम लोग, ठीक है, नेता बन गया वो लोग। तमिल को राजभाषा बनाने के मतलब ये बोला, नेता जो लोग था ना तमिल का, वो बोला कि भाई हमको क्या करना है, मेरा तमिल भाषा को राजभाषा बनाओ, ठीक है। और क्षेत्र मतलब ऐसा नहीं कि तुम भी रखो अपना, मेरा भी भाषा को राजभाषा घोषित करो, ठीक है ना, समझ रहे हो। फिर आगे बोला गया क्षेत्रीय स्वायत्ता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार के समान अवसर की मांग को लेकर के जो है संघर्ष किया, ठीक है ना। आप देखते हो कि यहाँ पे जो है ये बोलता है कि देखो आप जो है रोजगार दो शिक्षा में, है ना, ठीक है, लेकिन दोनों को बराबर दो, है ना। तो क्या गलत बोला तमिल वाला, बताइए तो तमिल वाला गलत बोला था। 18% ये लोग है, इन लोगों पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, ठीक है, सिंहली वाला, उन लोग पे अत्याचार कर रहा है ना, मतलब इन लोग को मंदिर में जाने, मंदिर तो इन लोग को तोड़ा था, बौद्ध धर्म था ना ये लोग, सिंहली वाला। तो सिंहली वाला बोला कि हिंदू वाला मंदिर नहीं रहेगा, मुस्लिम वाला मंदिर नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये सब गलत कर रहा था ना, तो इस सब पे जो है आवाज उठाता है हमारा जो है तमिल, है ना, ठीक है। अब होता क्या देखिएगा, मतलब बात सुनता नहीं, श्रीलंका में बहुसंख्यवाद अभी चलते रहता है, देखिएगा यहाँ पे होता क्या है कि श्रीलंका में जो है दो समूह के बीच जो परस्पर जो है बड़े टकराव के रूप ले लिए। मतलब हुआ क्या कि धीरे धीरे, है ना, अविश्वास हुआ, मतलब बात नहीं मान रहा था, तो टकराव हुआ, मतलब आपस में झगड़ा होने लगा। और यह टकराव जो है क्या हो गया, गृह युद्ध का परिणाम हुआ। गृह युद्ध मतलब होता है कि आप ध्यान रखिएगा, गृह युद्ध मतलब होता है कि जब कोई देश के अंदर में ही जब कोई अपने लोग ही लड़ने लगे, जैसे हमारा इंडिया है, ठीक है। अब हमारा इंडिया में मान के चलिए, है ना, हर धर्म के लोग रहते हैं, है ना, ठीक है। तो जब ये लोग खुद ही आपस में लड़ेगा, बोलेगा कि है ना हम, ठीक है, हिंदू मुस्लिम जब आपस में लड़ने लगेगा तो यहाँ पे गृह युद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही आप समझ सकते हो, है ना, गृह युद्ध समझ में आगे क्या होता है। तो हुआ क्या कि यहाँ पे जो है श्रीलंका में गृह युद्ध होने लगा, यानी कि श्रीलंका में जो है सिंहली भाषा और तमिल भाषा आपस में क्या करने लगा, लड़ने लगा, है ना, ठीक है। तमिल बोला था मेरा बात मानो, सिंहली बोला नहीं मानेंगे, ठीक है, तो आपस में लड़ रहा था। अब 2009 में जो है ये क्या होता है, गृह युद्ध समाप्त होता है, मतलब गृह युद्ध काफी लंबा चला, सोचिए 2009 इधर खत्म हुआ 2009, है ना। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आजाद हुआ था कब हुआ था, 1948 में। कब आजाद हुआ था ये, एक ठीक आपका इंडिया का आजाद होने से एक साल बाद 1948 में आजाद हो गया था, है ना, 1948 में, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि कितना दिन तक जो है यहाँ पे गृह युद्ध आपस में चला, ठीक है। अब आप देखते हो कि होता क्या है, बेल्जियम भी आपस में लड़ रहा था, है ना, बोल रहा था कि भाई जो आपका डच भाषा है वो ज्यादा संख्या में है लेकिन वो पावरफुल नहीं है, समृद्ध जो है फ्रेंच भाषा वाला लोग है, तो वो लोग भी आपस में लड़ रहा था। तो होता क्या है यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा क्या आखिर वो लोग भी ऐसे ही किया जैसे गृह युद्ध हुआ वहां पे भी, देखिए समझिएगा होता क्या है, बेल्जियम की साझेदारी, बेल्जियम बड़ी चालाक था। बेल्जियम के नेता ने जो क्षेत्रीय अंतर को और सांस्कृतिक विविधता को समझा, जो सांस्कृतिक विविधता था, जो क्षेत्र में अंतर था ना कि अलग अलग भाषा के लोग हैं, इसको स्वीकार करता है, समझता है बात को, है ना। और देखते हो कि 1970 से लेकर 1993 के बीच में जो इन्होंने 4 बार संशोधन किया। क्यों संशोधन किया, ताकि जो है ये जो आपस में जो है लोग सब साथ में रहे, ठीक है। अब होता क्या देखिए, बेल्जियम जो मॉडल अपनाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा, बेल्जियम ने जो है कितना बार संशोधन किया, 4 बार संशोधन किया, ठीक है, संविधान में, ठीक है। क्यों किया, ताकि सब लोग साथ में आपस में रह सके, नहीं तो श्रीलंका वाला हाल होता, वो लोग भी आपस में लड़ता, गृह युद्ध होता। तो जैसा कि आप लोग समझ चुके हैं कि बेल्जियम बड़ी चालाक है, उन्होंने बोला कि हम सत्ता की साझेदारी करेंगे। तो बेल्जियम में एक्चुअली आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे सरकार बनाएंगे। तो आप देखें यहाँ पे 4 तरह के सरकार बनेंगे। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि बेल्जियम में क्या मॉडल अपनाया गया, तो आप लोग ये बताइएगा। पहला उन्होंने क्या बोला कि हम केंद्रीय सरकार बनाएंगे। केंद्र सरकार का मतलब ये होता है कि केंद्र सरकार में आप देखोगे कि इसमें जो है वो बोले कि जो डच का और जो फ्रेंच भाषा का जो मंत्री होगा ना, उनकी संख्या हम बराबर रखेंगे, यानी कि जितना मंत्री डच का होगा उतना ही मंत्री फ्रेंच का होगा, है ना। ये हुआ केंद्र सरकार का मतलब कहानी। जैसे कि हमारे भारत में है कि जितने भी जो मंत्री होते हैं ना, तो वैसे वह यहाँ पे भी केंद्र सरकार में जितने भी मंत्री होते थे सबको बराबर दे दिया गया कि ठीक है, इतना डच का रहेगा, इतना फ्रेंच का रहेगा। फिर क्षेत्रीय सरकार में आप लोग यहाँ पे समझने का प्रयास किए कि यहाँ पे बोला गया क्या कि जो केंद्र सरकार है वो अपने शक्ति को 2 इकाइयों की क्षेत्रीय सरकार को सुदूर कर दिया। मतलब आप ये समझिएगा कि सौंप दिया। क्या समझिएगा, सौंप दिया। मतलब अब जो है राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं रहेगा। तो केंद्र यहाँ पे क्षेत्रीय सरकार में आप ये समझे कि केंद्र सरकार की शक्ति को 2 इकाइयों में बांटा गया, जो कि क्षेत्रीय सरकार था, जिसी को हम लोग क्या कहते थे, राज्य सरकार कहते हैं। तो केंद्र सरकार का जो है शक्ति को 2 इकाइयों में बांटा गया।
और एक इकाई जो है आप देख सकते हैं कि क्षेत्रीय सरकार को सौंप दिया गया, ठीक है। और यही क्षेत्रीय सरकार को हम लोग राज्य सरकार कहते हैं। समझ में आता है यहाँ तक? आगे देखिएगा। अब हम लोग तीसरा देखे थे यहाँ पे क्या हुआ था। तीसरा बोला गया कि सामुदायिक सरकार। बेल्जियम में जो सामुदायिक सरकार था ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आप समझिएगा इसको। देखिए हर राज्य में अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, है ना। तो हम क्या समझते हैं कि बेल्जियम में भी ऐसा था। तो कुछ ऐसे जगह थे जहाँ पे हम देखते थे कि डच बोलने वाले ज़्यादा थे, कुछ ऐसे जगह थे जहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा थे, कुछ ऐसे जगह थे जहाँ पे जर्मन बोलने वाले ज़्यादा थे। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे सोचा गया कि जहाँ पे जिसका पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है, उसका वहाँ पे प्रॉपर जो है, जैसे नहीं होता है हमारे भारत में मुखिया वगैरह हुआ करता था, वैसे वहाँ पे प्रॉपर उसका सरकार होगा। मतलब डच अगर बोलने वाले ज़्यादा तो वहाँ पे डच का सरकार बना दिया जाएगा ताकि डच की भलाई हो सके। फ्रेंच का है ज़्यादा बोलने वाले तो फ्रेंच का सरकार बना दिया जाएगा। ऐसा यहाँ पे चला, ठीक है ना। यानी कि आप यहाँ पे ये समझे कि यहाँ पे जो डच हो गया, फ्रेंच हो गया, जर्मन बोलने वाले जो है अपना जो है खुद का सामुदायिक सरकार जो है बना सकते थे। अच्छा, ये क्यों बनाया गया? ताकि आप देखोगे कि हर एक भाषा का, हर एक मतलब आप समझोगे संस्कृति का क्या हो सके यहाँ पे जो भी अधिकार के प्रति जो फैसला ले सके ये लोग ना। क्योंकि डच वाला डच के प्रति फैसला लेगा ना, ठीक है, फ्रेंच वाला फ्रेंच के प्रति फैसला। तो इसलिए ऐसा किया गया कि ताकि सब लोग जो है अपनी जो है भाषा जो है भाषा को लेकर के या संस्कृति को लेकर के शिक्षा, मतलब बोलते हैं ना कि हम अपने भाषा में ही शिक्षा करवाएंगे, डच भाषा में मेरा एग्ज़ाम होगा, डच भाषा में हम लिखवाएंगे। तो वो चीज़ आप करवा सकते हो क्योंकि आप तो खुद वहाँ उस भाषा का मंत्री हो ना, खुद उस भाषा का नेता हो। तो वैसा चीज़ें, तो सामुदायिक सरकार बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कहीं ना कहीं यहाँ पे कि जिस भाषा के लोग जहाँ पे ज़्यादा रहते थे वहाँ पे वैसा सरकार बना दिया जाता था, ठीक है ना। एक और स्तर का सरकार बनाया गया यहाँ पे जो कि था ब्रुसेल्स। यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया है, ब्रुसेल्स कर लीजिएगा आप लोग। ब्रुसेल्स यानी कि आप देख सकते हैं बेल्जियम की जो राजधानी थी जिसको हम लोग ब्रुसेल्स कहते हैं, तो ब्रुसेल्स में अलग सरकार बनाया गया था। क्योंकि आप लोग यहाँ पे जानते हैं कि ब्रुसेल्स में कहीं ना कहीं फ्रेंच वाले ज़्यादा थे, डच वाले कम थे ना। लेकिन यहाँ पे ये दिमाग क्या लगाया, बोला कि ज़्यादा कम से हमको कोई मतलब नहीं, हम दोनों में मंत्री क्या रखेंगे, एक समान रखेंगे। ऐसा क्यों बोला? ऐसा इसलिए बोला ये ताकि ऐसा भेदभाव ना हो सके कि अरे उसकी संख्या ज़्यादा थी तो उसकी मंत्री वहाँ पे बना दिया गया, तो जो कम, जिसकी संख्या कम थी तो वो बोलेगा कि भाई मेरे साथ तो फिर कहीं ना कहीं तुम भेदभाव कर रहे हो। तो इसलिए यहाँ पे बोला कि संख्या ज़्यादा रहे या कम रहे हमको कुछ कोई मतलब नहीं, हम दोनों का मंत्री बराबर रखेंगे। दोनों का मंत्री क्या रखेंगे, बराबर। इसका 10 होगा तो उसका भी 10 होगा। इसलिए यहाँ पे आप देखते हैं दोनों का जो प्रतिनिधि था वो बराबर रखा गया, ठीक है, दोनों समुदाय के। तो ये अच्छा वाला एक पॉइंट हो गया आपका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आप लोग देखिए कि बेल्जियम में 4 मॉडल अपनाए गए। केंद्र सरकार में मंत्रियों की संख्या बराबर रखी गई। दूसरा आपने देखा कि क्षेत्रीय सरकार में आप देखिए कि केंद्र सरकार जो है अपना शक्ति को 2 भागों में बांट दिया और अब जो है उससे क्षेत्रीय सरकार कहा जाने लगा और उसी को हम लोग राज्य सरकार भी कहते हैं। और अब देखिए कि जो राज्य सरकार था वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं होगा, वो अपने हिसाब से काम करेगा। तीसरा हम लोग यहाँ पे ये समझे सामुदायिक सरकार, जिसमें जहाँ पे जिस भाषा के लोग ज़्यादा रहते थे वहाँ पे वैसा सरकार बना दिया जाता था। और चौथा हम लोग देखें कि ब्रुसेल्स सरकार, है ना, ठीक है। तो ब्रुसेल्स सरकार में हम लोग ये देखें कि ये चूँकि ब्रुसेल्स एक जगह राजधानी है जो कि, और वहाँ पे दोनों के जो प्रतिनिधि थे वो बराबर रखे गए थे, है ना, ठीक है। इसको ब्रुसेल्स सरकार हम लोग कह रहे हैं। आगे देखिएगा कि सत्ता के साझेदारी क्यों ज़रूरी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये जेक बोर्ड में कई बार एग्जाम में आते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी, आप बताइए इसको। तो पहला आप देखिएगा कि इससे जो है क्या होता है, टकराव कम होता है, मतलब आपस में लड़ाई नहीं हो पाता है। आप देखोगे कि बेल्जियम ने ना लड़ाई हुआ, श्रीलंका में लड़ाई हुआ, क्योंकि वो लोग सत्ता की साझेदारी नहीं किया। तो इससे क्या होगा, टकराव कम होता है, पहला नंबर। दूसरा नंबर अगर हम देखेंगे तो ये एक अच्छा चीज़ है क्योंकि ये दरअसल क्या है, लोकतंत्र की आत्मा है। सत्ता की साझेदारी को हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र की आत्मा कहते हैं। याद रखिएगा MCQ में पूछ लेता है और यह आपको यहाँ पे इसमें तो लिखना ही एग्जाम अगर आपके आगे विशेषता तो, ठीक है ना। तीसरा बात देखिएगा कि लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि वहाँ पर शासन व्यवस्था जो है वो हम देखेंगे कि उसके अंतर्गत देखेंगे कि जो सत्ता है वो बटा होना चाहिए, है ना, बांटा जाए सत्ता को, ये होना चाहिए। कोई भी लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है तो वहाँ पे सत्ता जो है बटा होना चाहिए, ठीक है, यही होना ही चाहिए। तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट क्या है, आप देखो कि मतभेद कम होता है, मतलब किसी के प्रति आपको ये नहीं रहेगा कि भाई वो ऐसा है वो ऐसा है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि सबको शक्ति तो बराबर बांट दिया ना, ठीक है, कि तुम्हारे पास भी शक्ति उसके, तो इस तरह से मतभेद यहाँ पे कम हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि सभी के लिए वो आप देखोगे काम करता है वो लोग। विभिन्न
विविधताओं को समेटने में जो है मदद करता है, आप देखो, है ना, या समेट लेता है, जो भी आप बोलना चाहें। तो क्योंकि विविधता हम देखते हैं किसी भी देश में, किसी भी राज्य में बहुत सारे अलग-अलग भाषा के लोग रहते हैं, तो कहीं न कहीं वहाँ पे दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों को समेटने का काम जो है कौन करता है, आप देखोगे सत्ता की साझेदारी, ठीक है ना। इससे आप देखोगे कि हर एक भाषा के लोग खुशी से रहते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे, तो हम देखते हैं कि इससे क्या होती है, लोगों की भागीदारी बढ़ती है। मतलब अगर मान लीजिए सत्ता की साझेदारी हो गया, तो हम ये देखते हैं कि अब हर लोग खुश हैं, हर लोग जान रहे हैं कि मेरे प्रतिनिधि खड़ा है, मेरे लिए एक अच्छा काम करेगा। तो कहीं न कहीं जो है आप देखते हैं कि लोग भी चाहते हैं कि हम मदद करें, है ना। तो कहीं न कहीं इसमें आप देखिए कि भागीदारी क्या होती है, बढ़ती है, लोगों की भागीदारी बढ़ती है, लोग चाहते हैं कि हाँ, अच्छा काम हो, ठीक है ना, वो भी सपोर्ट करते हैं लोग, है ना। आगे देखिएगा, हम लोग का लास्ट टॉपिक है सत्ता की साझेदारी के रूप। अगर आप देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिएगा, बेल्जियम का मॉडल अलग है और सत्ता की साझेदारी का रूप अलग है, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। तो सत्ता की साझेदारी के जो आप देखते हैं कि हमारे पास इस बुक में मेंशन किए गए हैं, जो कि 4 होते हैं, ये भी एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको भी इंपॉर्टेंट में आप लोग रखिएगा, ठीक है ना। तो पहला होता है क्षैतिज वितरण, दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर वितरण, ऊर्ध्वाधर क्या बोलते हैं इसको, ऊर्ध्वाधर वितरण, तीसरा होता है सामुदायिक सरकार, चौथा होता है दबाव समूह। ये चारों बात को याद रखिएगा आप लोग, है ना। देखते हैं कि जो क्षैतिज वितरण होता है, इसमें विधायिका आती है, कार्यपालिका आती है और न्यायपालिका आती है, ठीक है। विधायिका आपको पता है कानून बनाता है, कार्यपालिका कानून को लेकर के बहस करता है, और न्यायपालिका क्या करता है, या फिर आप समझो कि कार्यपालिका कानून को लागू करवाता है, और न्यायपालिका क्या करता है कि अगर कानून गलत हो गया तो न्याय करने का काम, है ना, ठीक है, न्यायपालिका करता है। इसके बाद आप देखोगे कि ऊर्ध्वाधर वितरण में देखे थे कि जो शक्ति होता है वो उच्च से नीचे स्तर पे बांटा जाता है, ठीक है। उच्च से नीचे स्तर पे मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। तो पावर ऊपर, सबसे ऊपर पावर किसके पास, केंद्र सरकार, सबसे ज़्यादा पावर, तो उच्च शक्ति है इसके पास। थोड़ा सा कम शक्ति बात करें तो राज्य सरकार, उससे कम शक्ति बात करें तो, है ना, स्थानीय सरकार। तो कहीं ना कहीं उच्च से नीचे स्तर पर सत्ता का जो है यहाँ पे बंटवारा हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखते हैं क्या है यहाँ पे, सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार आपको हम समझा दिए कि यहाँ पे क्या होता है कि धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, है ना, ठीक है, और सामाजिक समूह के आधार पे आप देखते हैं कि यहाँ पे एक सरकार बनाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सामुदायिक सरकार कहते हैं। और इसका अच्छा एग्जाम्पल हमको कहाँ मिलता है, बेल्जियम में। बेल्जियम में हम देखते हैं कि सामुदायिक सरकार वाला सरकार हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है, दबाव समूह। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। ये तो कभी एग्जाम में 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है, और ये तो आपके अगर ऐसे आगे की मतलब सत्ता के साथ के जो रूप बताइए, तो आप ये बताइएगा चारों रूप, ठीक ना। दबाव समूह समझिएगा क्या है, विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलन, है ना, आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये चीज़ अच्छे से नहीं लिखा हो, बट आपको हम समझा देते थे कि दबाव समूह एक्चुअली क्या होता है, ये करता है आंदोलन। क्या करता है, आंदोलन, जिससे आप देखते हैं कि ये शासन को प्रभावित करता है। मतलब मान लो कि कोई भी सरकार गलत काम कर रहा है, तो ये क्या करती है, उस पर दबाव डालती है, मतलब आंदोलन करती है, जिससे सरकार डरता है और सरकार अच्छे काम करते हैं, ठीक है ना। कहीं ना कहीं आप देखोगे कि दबाव समूह कोई लालच नहीं होता, ये कोई, आप ऐसा नहीं बोल सकते कोई मुख्य इंसान है, नहीं, ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। मतलब हम लोग भी हो सकते हैं दबाव समूह। हम लोग का उद्देश्य मतलब सरकार बनना नहीं है। हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग जो खुद नेता बने, हम लोग ये नहीं चाहते हम लोग मतलब शक्ति संभाले, है ना, सत्ता में आए। हम लोग का बस सिंपल काम है कि भाई अगर कोई चीज़ मेरे लिए गलत हो रहा है तो हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। जैसे कि अभी नीट का पेपर लीक हुआ था, तो बच्चों ने आवाज़ उठाया, है ना, टीचरों ने भी आवाज़ उठाया। तो कहीं ना कहीं हम देख पा रहे क्या कि एक्चुअली यही लोग क्या है, दबाव समूह है। तो दबाव समूह कभी भी चुनाव नहीं लड़ते हैं। ये कोई इंसान फिक्स नहीं है कि आप ही होंगे या हम ही होंगे, कोई भी इंसान हो सकता है ये, ठीक है ना। और ये सरकार को बिल्कुल नियंत्रित करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इस तरह से आप देख लीजिए कि आपका जो अध्याय है वो पूरा समाप्त हो गया, ठीक है ना। कैसा लगा वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा, और हम लोग इसी तरह से बहुत सारे वीडियो अपलोड करने वाले आप लोग के लिए। तो आप लोग बस अच्छे से हमें सपोर्ट करिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करिए, वहाँ पे एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, वहाँ पे आप लोग तुरंत ज्वाइन कर जाइए, ताकि कोई भी नया वीडियो तुरंत आपको मिल जाए।